हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ। बड़े क्वेश्चंस आते हैं और हर वीक मैं इस क्वेश्चन से डील करती हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप सबकी हेल्प की जाए। सबके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं नेट जेआरएफ को लेकर कि नेट है क्या, जेआरएफ क्या है, कैसे होता है, क्या ये दोनों के अलग पेपर है, क्या ये दोनों एक पेपर है, कैसे पास होता है, क्या कट ऑफ है और सब कुछ। आज इन सब तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश मैं करूंगी। तो आज आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और कोशिश करूंगी कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे दिया जाए। शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से, जो कि है क्या है ये नेट जेआरएफ और कैसे इसका एग्ज़ाम दिया जा सकता है या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आज हम इसकी एलिजिबिलिटी पे सबसे पहले बात करेंगे। नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ इज़ द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों के नाम बेशक अलग हैं लेकिन इनका एग्ज़ाम एक ही होता है। कब दे सकते हैं? तो यूजुअली आप अगर मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अलहदा मैंने मास्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर विच इज़ इन द फर्स्ट ईयर ही एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये वैलिड होगा नहीं होगा, बहुत से क्वेश्चंस उठाए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मास्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर या फिर जब आप सेकेंड ईयर में आने ही वाले हैं तब भी जैसे 6-6 महीने का इंटरवल होता है इस एग्ज़ाम का, अगर आप देते हैं तो भी आप अगर 2 साल के भीतर भीतर अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं। अलहदा ये एक परस्यूइंग में आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी जैसा मैंने बताया कि आप मास्टर्स, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें सेकेंड ईयर में यदि हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेट जेआरएफ कई अलग अलग एग्ज़ाम है? बिल्कुल नहीं। नेट और जेआरएफ दोनों एक ही एग्ज़ाम है, दोनों एक ही एग्ज़ाम है। लेकिन फिर नेट और जेआरएफ को अलग इतना क्यों कंसीडर किया जाता है और इन दोनों की कट ऑफ अलग क्यों आती है? तो बहुत से क्वेश्चंस। तो देखिए, इसकी छोटी सी स्टोरी है, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। कि सबसे पहली बात मैंने बताया, अगर आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हैं तो आप एक एग्ज़ाम देते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हमारा, अगर मैं इसको क्वालिफाई कर देती हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाती हूँ कि अब मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकती हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम है, लेकिन यदि जैसे अगर मैं एक 100 एग्जाम्पल लेती हूँ 100 स्टूडेंट्स का, कि अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और उसमें से जो 6% जो बच्चे आएंगे, फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट जो होंगे, जो टॉप के 6 स्टूडेंट होंगे जिनके नंबर सबसे हाईएस्ट होंगे, उनको मैं नेट दे दूँगी। और उन 6 में से भी जो सबसे एक जो स्टूडेंट होगा, जो सबसे ही बेस्ट होगा, उसको मैं जेआरएफ दे दूँगी। तो मैंने क्या किया, उसी 100 में से दिए, उसी 100 में से 6 और उस 6 में से ही एक। ऐसे ही नेट और जेआरएफ होता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो 6% रिजल्ट निकलता है वो नेट क्वालिफाई कर देता है, जो टॉप 6 होते हैं, और उसमें से भी जो टॉप 1 होते हैं वो आपके जेआरएफ क्वालिफाई कर देते हैं। तो आपको कोई अलग एग्जाम नहीं देना, सिंपल एग्जाम देना है। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम कैसे होगा, पैटर्न क्या होता है। तो अब मतलब जिस साल से मैंने दिया था, आई बिलीव इन 2019 आई हैव गिवन इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड देन इन 2020 ऑल्सो आई हैव गिवन। तो जब जिस समय मैं आई थी तो उस समय कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम शुरू हो गया था। तो आप सबका अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होता है। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन हैं। क्या कहा मैंने? 150 क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पासिंग मार्क्स। तो जब मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ और जब मैं बोलती हूँ कि आपके मास्टर्स में जो आपके सेकेंड ईयर में आपका मतलब या तो सेकेंड ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट कर ली हो, मास्टर्स कंप्लीट कर ली हो, तो आपके कुछ परसेंटेज भी मांगी जाती हैं कि कम से कम आपकी 55% तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं या आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। 50% होता है शायद, और शायद उससे भी आई बिलीव 50% तक आपको मिल जाता है कि अगर आपके 50% है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
बट फॉर द जनरल कैटेगरी इट्स 55%। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं नेट और जेआरएफ का, क्या इसकी भी कुछ पासिंग क्राइटेरिया होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है कि आपको 40% तो एटलीस्ट लाने हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, वो मैं बताऊंगी क्या होते हैं। लेकिन इन 40% से आप पास नहीं हो सकते, आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट मीन्स यू हैव टू अपीयर इन दैट कट ऑफ लिस्ट, और उसमें आपको क्लियर करना होता है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, परसेंटेजेस और जो परसेंटाइल बेसिकली ये यूज़ करते हैं वो बहुत हाई जा रही है। सो आई बिलीव कि आप देख रहे होंगे कंपटीशन जितना भी है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है स्कॉलरशिप की, कि स्कॉलरशिप कैसे मिलते हैं, मतलब क्या नेट जेआरएफ क्या। जैसा कि मैंने बताया, नेट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं। लेकिन जो एक और चीज़ आती है वो है जेआरएफ की, कि जेआरएफ से क्या, अगर मैं टॉप 1 में आ भी गई तो मुझे फ़ायदा क्या है। तो मैं नेट भी क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन रही थी, तो जेआरएफ से क्या। जेआरएफ यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिलती है स्कॉलरशिप। जी हाँ, और स्कॉलरशिप में आपको मिलते हैं 31,000 रुपीज़ प्लस HRA एंड प्लस कंटिजेंसी, जो कि अब और बढ़ गया है। जो भी रिसेंट नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग अब आपके 6,000 रुपीज़ शायद बढ़ गए हैं, तो अब आपका 35,000 और सब कुछ ऐसा हुआ है, उसको प्लीज़ चेक करिएगा। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है या NTA बोलता है कि आपको जेआरएफ का अमाउंट कब मिलेगा। लेट्स सपोज यू हैव क्लियर्ड इट, you have qualified the JRF exam. Now what? Then you have to register yourself in the recognized university, UGC recognized university for the PhD program. और आप यदि PhD प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कर लेते हैं तभी वो JRF का अमाउंट आपको पर मंथ मिलना शुरू हो जाता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो अराउंड 38,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं पर मंथ की बेसिस पे। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर आपने JRF एग्ज़ाम 2020 फॉर एग्जांपल या फिर 2023 में क्लियर किया है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको PhD में इनरोल करना पड़ेगा, वरना जो उसकी वैलिडिटी होती है वो नलिफाई हो जाती है। फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा JRF निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसको अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस UGC नेट एंड JRF वर्क्स। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि अच्छा इसके एग्ज़ाम कैसे होता है, थोड़ा सा हेल्प की जाए, तो मैं बहुत छोटा सा हिंट देती हूँ। और कुछ क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे, मैं उसके कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। ये ओके, तो चलिए चलते हैं नेट और JRF के क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे होते हैं, कैसा पेपर होता है। तो ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आते हैं। 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम। आप चाहेंगे एग्जाम देने, आपको 150 क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस की भी बाइफर्केशन की हुई है पेपर 1 और पेपर 2 में। इसका मतलब पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जिसमें आती हैं, ICT वगैरह, ये आपका पेपर 1 में है, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस उसमें होंगे। और उसके बाद जो 100 क्वेश्चंस है वो आपके पेपर 2 के होंगे। अब पेपर 2 में क्या, जब जनरल का मैंने बताया कि पेपर 1 में तो इतना सब कुछ आ ही गया, तो पेपर 2 में क्या बचा। पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब है कि जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक उसी सब्जेक्ट में आपकी जो पेपर 2 है आप उसमें एग्जाम देंगे, और आपका जो नेट होगा वो भी उसी सब्जेक्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड माई मास्टर्स इन कॉमर्स, सो आई हैव क्वालिफाइड माई नेट एंड JRF बोथ इन दी कॉमर्स सब्जेक्ट। और जो आपका पेपर 2 होगा उसमें जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेपर 2 से ही रिलेटेड होंगे। अगर आप चाहते हैं उसमें भी मैं कुछ हेल्प करूं कि किस तरह से वो क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से बेटर आते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर दिस एज वेल। बट द फैक्ट इज कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, थोड़ी सी हेल्प की जाए तो वो आपकी मास्टर्स का जो सिलेबस होता है उससे आते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है आप उसको एक बार अच्छे से देखिए, उसके मटेरियल को अच्छे से पढ़ें, तो आपकी बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, या फिर इग्नू का भी बहुत अच्छा सिलेबस है, जो कंटेंट है आप उस पर पढ़िए, आप उस पर ध्यान दीजिए। आई डोंट थिंक कि उसके बाहर से कुछ आता है, तो पेपर 2 आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। अभी इतना ही, उसके आगे कुछ भी और क्वेरीज होंगी तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी और आपकी हेल्प की जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।